Hi guys, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. I'm back with another video where I'll be talking about the key concept of a mood problem only. If you like this video, don't forget to share it with your friends, don't forget to comment here, and don't forget to like the video. In the last video on our mood court series, I gave you a general description on how a mood court competition should be approached by you if you're a student of law. Now we'll be talking about the mood problem only. So now, the first stage of your mood competition, you have a mood problem in your hand. Now you think that it's very complicated and what I need to do with it. So I'm going to give you a 3-step procedure in this video, which if you follow, I'm sure you'll be able to understand your mood problem really well. So watch this video till the end to know the intricacies of a mood court problem. So first things first, पहले हम एक प्रोसीजर बताएंगे आपको कि कैसे आपको मूड प्रॉब्लम को पढ़ना शुरू करना है। अब एक मूड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। पहली चीज़, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ लॉ, यानी कि मूड प्रॉब्लम किस एरिया से डील करती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कंपनी लॉ है, या इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ और इट्स इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, और मे बी अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स सच एज द refugees. Once you identify this, you need to know what all legislations fall under this category. So second step is to identify the legislation or the particular law. तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्रिमिनल लॉ है तो देख लो कि क्रिमिनल लॉ का भी कौन सा पार्ट है और उस लॉ के सेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर लो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये भी जानने की कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फॉल कर रही है। मान लीजिए अगर वो आर्टिकल 14 में फॉल करती है, देन व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट, यू नीड टू रीड आउट केसेस. You need to now identify the third thing, which is the legal cases on the problem. So cases might be related to the judgments given by the Supreme Court or the High Court. वैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है और उनकी ही जुरिस्डिक्शन वैल्यू सबसे ज़्यादा भी है। तो आई सजेस्ट दैट यू फर्स्ट गो फॉर रीडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस. सो केसेस आप कैसे ढूंढोगे? आपको पहले तो जो आपने प्रोविज़न आइडेंटिफाई किया है उस पर आपको केस निकालने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपने आर्टिकल 14 को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टार्ट रीडिंग द बेसिक केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 14 टू नो. वहीं पे आपको करते करते कोई ऐसा केस या कोई ऐसे प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो कि आपके केस से रिलेट करते होंगे फॉर श्योर. तो फर्स्ट फॉलो दिस 3-step प्रिंसिपल. The next step in a mood court problem, while you are reading it, you need to formulate issues. So for formulating issues, आपको पूरी प्रॉब्लम को समझ आ जाना चाहिए. आप जब भी प्रॉब्लम को रीड करना शुरू करोगे तो अपने 3-step प्रोसेस को फॉलो करते करते आपको प्रॉब्लम रीड करते हुए उसका एक फ्लो चार्ट बनाते जाना है. आपको अपने सारी पार्टीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं सबको लिख लेना है, जो भी विटनेसेस इन्वॉल्व हैं सबके नाम लिख लेने हैं, और उसके बाद आपको इश्यूज़ यानी कि आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं. आपको एक सोल्यूशन तक पहुँचना है. आपको पता करना है, पहले तो आप देखोगे कि मैं इसमें प्रूव या साबित करना क्या चाहता हूँ, और जब आप इस आंसर पे आ जाओ तो उस आंसर का आपको क्वेश्चन बनाना है. ओके, फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस दैट यू हैव डिराइव्ड बाय रीडिंग द मूड कोर्ट प्रॉब्लम. तो देयर कैन बी सम बेसिक इश्यूज़ जो कि आपको काफ़ी केसेस में और मोस्टली हर मूड प्रॉब्लम में से निकल ही जाएंगे. तो इन बेसिक इश्यूज़ में से एक इशू होता है जुरिस्डिक्शन का, कि क्या जिस कोर्ट के पास मैं इस प्रॉब्लम को लगाने जा रहा हूँ क्या उसके पास जुरिस्डिक्शन है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का. दूसरा इशू हो सकता है आपका मेंटेनेबिलिटी का, कि क्या कोर्ट इस इशू को टेकअप कर सकता है, क्या ये इशू बनता भी है इस कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था या कहाँ जाना चाहिए था, और मैं किस कोर्ट में लेके आई हूँ या आई हूँ. तीसरा इशू आपका बन सकता है लिमिटेशन का, यानी कि जो एक हमारी लिमिटेशन एक्ट होती है जो कि ये बताती है कि एक तरह का केस एक टाइम पीरियड ओवर होने के बाद आप कोर्ट के पास नहीं लेके आ सकते. तो आपको ये पता करना है कि कहीं वो लिमिटेशन पीरियड ओवर तो नहीं हो गया. सो आपका एक इशू एक क्वेश्चन लिमिटेशन का भी बन सकता है. उसके बाद आप अपने बाकी के इश्यूज़ फ्रेम करते हो, यानी कि आप अपने मेजर केस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हो जो कि आपके फैक्ट से बनेंगे. लेट्स अज्यूम दैट योर मूड प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स विच स्टेट दैट देयर इज़ अ गर्ल हु गोज़ टू अ कॉलेज, और वहाँ पर जाके उसे कॉलेज एडमिशन देने से डिनाई कर देता है क्योंकि इस बेसिस पे उसके जेंडर बेसिस पे मान लीजिए. सो यू आर द पिटिशनर इन दिस कॉम्पिटिशन. आपको मान लीजिए पिटिशनर साइड मिली है. वैसे तो मूड प्रॉब्लम में आपको दोनों ही साइड से प्रिपेयर करना पड़ता है, बट इफ़ यू गेट द पिटिशनर साइड दैट मीन्स यू वांट टू प्रूव दैट दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन. जो डिस्क्रिमिनेशन हैज़ हैपेंड आपको पता है, तो आप आर्टिकल 14 को पढ़ना शुरू करोगे. आप
आपको इशू फ्रेम करने के लिए आर्टिकल 14 के इंग्रेडिएंट्स को जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या फुलफिल्ड होना चाहिए, कि आर्टिकल 14 कहता क्या है, कि स्टेट को क्या क्या गारंटी करना है अपने सिटीजन्स को या नॉन सिटीजन्स को, और उसके बाद आपको पता करना है कि क्या इस केस में वो गारंटी पिटिशनर से छीनी गई है, और अगर छीनी गई है तो आप उस पर एक क्वेश्चन बनाओगे कि वेदर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आप सीधा आप आर्टिकल 14 का पूरा एक इशू नहीं बना सकते, इसलिए आप उसको भी डिवाइड करोगे उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर इशूज़ इन अ मूड कोर्ट. After your issues have been framed, you still need to read a lot on all the issues, and you need to still keep reading the case laws. If you start reading one case law, for example, I suggest you one very important trick कि आप जो अगर आपको सबसे पहले एक सबसे लेटेस्ट केस लॉ मिल गया है तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लो, क्योंकि हमारे कोर्ट्स ने हम बहुत एक्सटेंसिव जजमेंट्स दी होती हैं बहुत बार बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो आप उस जजमेंट में से पता लगा सकते हो कि पुराने क्या क्या केसेस आए थे और कैसे कैसे जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ उस पॉइंट पर। उससे आपको बहुत अच्छा एक अपने केस को आगे ले जाने के लिए हेल्प मिल जाएगी। So guys, if you liked today's short video, you must subscribe to my channel and suggest me topics which I can come up with for my next videos. Till then, bye bye. I'll see you next time in the next video.